जिस किस्म के चैलेंजेस मीशत इस वक्त फेस कर रही है, वो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने करियर में तो पहले नहीं देखा। इंटरेस्टिंग। शायद 74 साल पाकिस्तान की जो माशी तारीख है, इतने बड़े चैलेंजेस उसके सामने पहले कभी नहीं आए। और वो दो सबसे बड़े चैलेंजेस उसमें से ये है कि पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा हमारे सामने आने वाला है। डॉक्टर इकराम साहब, अब मसला ये एक जगह पर हम लोगों ने जो है वो कहते हैं कि आईएमएफ जो है वो आर्म ट्विस्टिंग का तरीका है, फैटिफ आर्म ट्विस्टिंग का तरीका है, जितना भी कर्ज देने वाले इदारे हैं वो आर्म ट्विस्टिंग का तरीका है, लेकिन फिर इस डेट ट्रैप के अंदर फंसे जाते हैं, धंसे चले जाते हैं। हमारे साथ हमसाए बैठे हैं इंडिया, एक दफा गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी मईशत का पहिया ऐसा चलाया कि उनको बार बार जाने की जरूरत नहीं। हम 22-23 दफा जा चुके हैं डॉक्टर साहब, हम लोग अपने पांव पे खड़े होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर बार हम ये कहते हैं मईशत बड़े नाजुक मोड़ पर है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे यहाँ आईटी की बात की है, साथ फिर मुझे हमसाया मुल्क की एग्जांपल देनी पड़ रही है। वहाँ बहुत सारी चीजें गड़बड़ हैं, वहाँ बहुत सारा करोजन हो रही है सोसाइटी के अंदर, लेकिन उन्होंने जो आईआईटीज का जाल बिछाया था, आज उसकी वजह से दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मार्केट बने हुए वो आईटी एक्सपोर्ट करने के हवाले से। बट हमारे यहाँ ऐसी प्लानिंग नहीं होती, फोर्स ही नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बात और भी दुरुस्त है, गरीब होना बड़ा महंगा है, अमीर होना फिर भी सस्ता है। साथियों, ये जितनी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, हम देखें चाहे फिज़ा खान हो, अनिका निसार हो, किरण नाज हो, ये सब प्रोपेगेंडा फैलाने की मशीन है। आप देखो, जब कभी इनके प्रोग्राम में बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान पे हाय तौबा रोना मच जाए, जब पाकिस्तान की इकॉनमी का मतलब एकदम ही कचूमर निकल चुका हो, उस पर बात होने लगे, सब लोग जितने पैनलिस्ट बैठे सब वही, तो इनके मुंहों से भी वही बात निकल जाती है कि देखो कहाँ हिंदुस्तान, इनके हिसाब से इनके शब्द होते हैं साथी में आज़ाद हुआ, कहाँ निकल गया, एक बार आईएमएफ के पास में गया। इतनी ज़बरदस्त इकॉनमी है, अगर आप खाली यहीं पर देख लो, साउथ एशिया में ही, अड़ोसी पड़ोसी देशों में ही अगर आप देख लो, तो बाकी सारे देश हैं उस समय सबकी इकोनॉमी की जो हालत है वो ऐसी तैसी हो चुकी है। बल्कि साउथ एशिया में, पूरी दुनिया में यही है। चाइना की भी आप देखो ग्रोथ रुक गई है, अमेरिका की भी आप देखो ग्रोथ जो है वो रुक गई है, वो तो चाइना से भी कम हो गई है। और आईएमएफ ने खुद ये बोला है कि 2022 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो इंडिया होने वाला है। तो इन सब चीज़ों से पाकिस्तान में आफत तो मचेगी ही मचेगी। पूरी चीज़ क्या, पहले उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ये मसनूआत की कीमतें हैं, उसके अंदर जो सब्सिडी है वो बेसिकली एक वबाले जान बन गई है हुकूमत के लिए, बिलखुसूस एक ऐसे टाइम पर जब जो सब्सिडी देने के लिए पैसे दरकार हैं, तकरीबन 20 रुपए पेट्रोलियम के लिए और तकरीबन जो 50 रुपए के करीब है वो डीजल के लिए। ये सब्सिडी ही ऐसी चीज है जिसने बेसिकली पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को डिप्लीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि पिछली हुकूमत मार्च तक के लिए एलोकेशन देकर गई। सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी, बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाती है जब मईशत ना संभल पा रही हो, और उस होने पे सुहागा ये कि मईशत के साथ साथ सियासत भी ना संभल पा रही हो और एक अजीब किस्म का बहरान पैदा होता चला जाए। आप समझते हैं डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने के बाद जो माशी सूरत हाल छोड़ के गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इस तरह की है कि इस हुकूमत को संभालना मुश्किल होगा और आसान नहीं होगा। कैपेसिटी भी नहीं है। हमारे मुल्क पे कर्जों का पहाड़ है जो कि बैरूनी मुल्क कर्जे हैं, और हमारी इकॉनमी जो है वो उसको सर्विस नहीं कर सकती। जिस तरीके की हमारे इकॉनमी में इंसेंटिव्स हैं, एक इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी है जो अपने अंदरूने मुल्क प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में काम करती है, वो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं है। और डॉलर्स हमें एक्सपोर्ट से मिलते हैं या रेमिटेंसेस से मिलते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन पाकिस्तान के साथ मसला ये, एक हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, दूसरा हमारा एग्रीकल्चर बर्बाद होता जा रहा है, हम लोगों को वो भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तीसरा ये कि हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ना हम लोग जो है वो अपनी सर्विस सेक्टर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जीरो है, मैं टेक्सटाइल को भी देख रही हूँ, लेदर इंडस्ट्री को भी देख रही हूँ, सर्विसेज को भी देख रही हूँ, लेकिन वी नीड टू इंक्रीज इट मेनी फोल्ड्स। ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस किस्म के चैलेंजेस मीशत इस वक्त फेस कर रही है, वो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने करियर में तो पहले नहीं देखा। इंटरेस्टिंग। शायद 74 साल पाकिस्तान की जो माशी तारीख है, इतने बड़े चैलेंजेस उसके सामने पहले कभी नहीं आए। और वो दो सबसे बड़े चैलेंजेस उसमें से ये है कि पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा हमारे सामने आने वाला है, और पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा जिसकी आप बात कर रही थी। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इनको कोई भी नई हुकूमत जो है वो किस तरह डील करती है, इनको किस तरह फेस किया जाता है,
अब आईएमएफ की हमेशा बात करते हैं, आईएमएफ के पैकेजेस की बात करते हैं। 23rd हमारा जो है वो अरेंजमेंट आईएमएफ के साथ वो इस वक्त है, तो उसको हम बहाल करने की ये हुकूमत कोशिश कर रही है। देखिए, हमारी कन पट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी माशी पॉलिसीज की गलती की नतीजे में मजबूर हो जाते हैं कि आईएमएफ के पास जाएं। सही। डॉक्टर इकराम साहब, अब मसला ये एक जगह पर हम लोगों ने जो है वो कहते हैं कि आईएमएफ जो है वो आर्म ट्विस्टिंग का तरीका है, फैटिफ आर्म ट्विस्टिंग का तरीका है, जितना भी कर्ज देने वाले इदारे हैं वो आर्म ट्विस्टिंग का तरीका है, लेकिन फिर इस डेट ट्रैप के अंदर फंसे जाते हैं, धंसे चले जाते हैं। हमारे साथ हमसाए बैठे हैं इंडिया, एक दफा गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी मईशत का पहिया ऐसा चलाया कि उनको बार बार जाने की जरूरत नहीं। हम 22-23 दफा जा चुके हैं डॉक्टर साहब, हम लोग अपने पांव पे खड़े होने का नाम नहीं ले रहे। हर बार हम ये कहते हैं मईशत बड़े नाजुक मोड़ पर है। मेरा ख्याल ये है कि ऐसा मुल्क जहाँ पे आपने देखा को कोई इनोवेशन की तरफ तवज्जो नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तरफ, हम प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जाते, हम कोशिश नहीं करते कि हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करें। हमारा आप ज़रा देखिए कि टैक्स की कलेक्शन का भी अगर अंदाज़ा लगा लिया, वो बड़ी तो ज़रूर है, मगर उसमें सारा इंटरेक्ट का एलिमेंट देखिए। हमने कोई जो गरीब लोगों पे टैक्स लगा रखे हैं, खर्चे हम अपने हुकूमत के कम नहीं करते, 22 को तैयार नहीं है, और गरीब लोगों के ऊपर हम चाहते हैं कि हम जो है वो चीज़ें भी महंगी करें, 17% जो है 17% सेल टैक्स भी लगाए, तो वो कहाँ से बेचारे सारा ये करेंगे? ये सारी जो हमारी जो है हम पुश करते हैं हमारे मुल्क में, मेरा ख्याल है इन्फ्लेशन को इन टैक्सेस के जरिए। हमारी एनर्जी की कॉस्ट देखें किस कदर हमारी एनर्जी की कॉस्ट बढ़ी हुई है। क्या डॉक्टर साहब, आपने हमारे यहाँ आईटी की बात की है, साथ फिर मुझे हमसाया मुल्क की एग्जांपल देनी पड़ रही है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हैं, वहाँ बहुत सारा करोजन हो रही है सोसाइटी के अंदर, लेकिन उन्होंने जो आईआईटीज़ का जाल बिछाया था, आज उसकी वजह से दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मार्केट बने हुए वो आईटी एक्सपोर्ट करने के हवाले से। बट हमारे यहाँ ऐसी प्लानिंग नहीं होती, फोर्स ही नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बात और भी दुरुस्त है, गरीब होना बड़ा महंगा है, अमीर होना फिर भी सस्ता है। हुकूमत के साथ कुछ हुआ इस तरह से कि सर मंडाते ही औले पड़ गए, इसलिए क्योंकि बजट सर पे है और आईएमएफ के साथ खटाई में मामला चला गया था। पहले तो सबसे पहले जाकर इमरजेंसी के अंदर आईएमएफ के मामलात को सीधा करना पड़ा, वो फिर 6 अरब के बाद 8 अरब की खबर आई, मतलब 8 अरब अब देगा आईएमएफ। लेकिन इसके ऊपर हमें सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है। कर्जे से जो भी मुल्क की बात तो दूर की बात, कोई घर भी चलता है तो वो भी सस्टेनेबल नहीं होता। इसलिए हम थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। देखिए, ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि वो कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, कि उनके पास टाइम ही नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले तो फायर फाइटिंग जो है ना, वो तो कम से कम आग को तो बुझाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये जो आईएमएफ प्रोग्राम है, उनको वो आ रहे हैं यहाँ, मई में आएंगे, वो आपका बजट आपके साथ बैठ के बनाएंगे, ताकि आप बजट एक ऐसा बनाएं। हम कहेंगे तो यही कहेंगे कि ये होम ग्रोन बजट है, लेकिन वो अब आईएमएफ बनाएगा। साथियों, एक तरफ हम देखें तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में जितने इन्वेस्टर हैं, जितने पूंजीपति हैं, सबका ये मानना है, एक के बाद एक रिपोर्ट पर रिपोर्ट आ रही, हर तरफ से हम देख लें दुनिया किसी भी कोने से ये रिपोर्टें आ रही हैं कि मोस्ट फेवरेबल कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न भी आने वाले सालों में मिलेगा, और जहाँ किसी भी देश का, किसी भी इन्वेस्टर का, किसी भी कंपनी का पैसा डूबेगा नहीं, वो हिंदुस्तान ही है। आप देखो, आईएमएफ की जो रिपोर्ट आती हैं, ऐसी कितनी रिपोर्टें आती हैं, दुनिया के बड़े बड़े संस्थान जो है वो रिपोर्टें तो कर ही रहे हैं। अगल बगल वाले देशों में देख लें, पाकिस्तान और पाकिस्तान को तो छोड़ दो, आप श्रीलंका नेपाल से तो कहीं कंपटीशन दूर दूर तक नहीं है। चाइना को भी आज आप देखो, चाइना से कंपनियां उठ के इंडिया आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? कोई तो कारण होगा ना। क्या ऐसा है जो चाइना में वहाँ पे नहीं है? सीधा उसका कारण ये है कि दुनिया को ये समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड जो पूरी की पूरी दुनिया है, ख़ास तौर पर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका में और चाइना में विवाद होना तय है। वो 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 7 साल बाद हो, जब भी हो, लेकिन तगड़ा विवाद होना तय है। तगड़े विवाद में जब 2 देश लड़ते हैं तो मरता बिजनेसमैन है, मरती कंपनियां हैं। अभी आप देख लो, रशिया के जो बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सब ने इतना इन्वेस्टमेंट किया, अमेरिका की इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट किया, सब पे अमेरिका ने जो है वो फ्रीज कर रखा है।
अब इन लोगों की लड़ाई के चक्कर में जो बेचारे बिजनेसमैन है वो तो दिवालिया हो जाएगा, इसीलिए वो सब जान रहे हैं इस चीज़ को, इसी के चलते। और ये भी जान रहे हैं कि चाइना भी किस तरीके से तानाशाही पे लड़ा हुआ है, और अमेरिका का तो पुराना है ही नियम कि सब पे दबाव बनाते रहो, किसी को बढ़ने ना दो। तो इस सब के चलते में इंडिया जो है वो, इंडिया के लिए बहुत किस्मत खुल गई इंडिया की, इंडिया को अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त मिली है। आप क्या राय आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।